Hello everyone. Today we will discuss depression of freezing point. जैसा कि आपको पता है कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई है अभी, और इसमें देखा था लास्ट वीडियो में आपने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी 4 टाइप्स की। दैट इज़ नंबर 1, रिलेटिव lowering in vapor pressure, and number 2, elevation in boiling point, एंड नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पे थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी। तो थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो को कोरिलेट करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट मीन्स कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का भी होता है और सॉल्यूशन का भी होगा। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आता था और सॉल्यूशन का कम। और इसका कारण भी हमने देखा था कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट देयर इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, and due to this vapor pressure decrease, vapor pressure of the solution decreases. Similarly, if vapor pressure decreases, it means the solution will boil at higher temperature, where in the previous video we have already discussed the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is the temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का बन जाए तो उसको हम बोलेंगे कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमने उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब है जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वेपर प्रेशर कम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब थर्ड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का उल्ट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, यानी कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाता है। वो लिक्विड से किस फेज़ में जाएगा, वेपर फेज़ में। तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से ज़रा ध्यान दीजिए, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो तभी वेपर प्रेशर होगा अगर हम कूलिंग करें, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मॉलिक्यूल गैस फेज़ में जाते हैं, वहाँ वेपर प्रेशर बढ़ता है। और अगर हम कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने से उनके भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। इस कारण स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दे आर नॉट एबल टू फ्री टू मूव। इट मीन्स दे आर नॉट फ्रीली मूव, द मूवमेंट बिकम लेस। एट दैट पॉइंट दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट।
उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। अब सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं हम। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट देन द सोल्यूशन फ्रीजेज, तब सोल्यूशन फ्रीज होता है। जैसे आइस का कंडीशन ले लो, वाटर को अगर हम हीट करें तो वाटर किस फेज में जाएगा, गैस फेज में, वाटर वेपर जिसे हम बोलते हैं, दे विल एक्सर्ट प्रेशर। अब वाटर को कूल कर दें तो वो किस स्टेज में आएगा, सॉलिड स्टेट में, जिसे हम आइस बोलते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कंडीशन है, जब किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो उसमें उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता था। अब बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपस में उल्टे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, addition of non-volatile solute decrease the vapor pressure of solvent and would be equal to that of solid solvent at lower. This decrease the freezing point of the solvent. तो यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है अभी। तो जब हम किसी चीज़ में, जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम साल्ट ऐड करें तो उसके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को वो बढ़ा देता है। और सिमिलरली आइस लो, और आइस में अगर हम साल्ट ऐड करें तो वो कूलिंग और ज़्यादा कर देगा। तो मीन्स कि वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ये कुल्फ़ियों वाले जो होते हैं, जो कुल्फ़ी जमाते हैं, तो वो अपनी आइस डाली होती है उन्होंने और उसमें नमक मिलाते हैं। तो नमक मिलाने से जो आइस का, वैसे आइस का टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री पे आइस, जो वाटर है वो आइस में होता है कन्वर्ट, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर होता है वो जब आइस होती है। पर जैसे ही हम उसमें नमक डाल दें, आइस में नमक मिक्स कर दें, तो वो टेम्परेचर -15 डिग्री तक चला जाता है। यही कारण है कि वो थोड़ा सा उसमें कुप्पी वगैरह जो होती हैं, जो सांचा होता है उसका कुल्फ़ियों का, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं और थोड़ी देर हिलाते हैं और तभी 1 मिनट के अंदर कुल्फ़ी बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -15 हो जाता है। तो इस -15 क्यों हुआ, नमक डालने से। वैसे आइस का टेम्परेचर 0 है, 0 से कम नहीं होता आइस, आइस का मिनिमम टेम्परेचर 0 है। मगर जब हम साल्ट ऐड कर देते हैं तो वही आइस का टेम्परेचर -15 तक चला जाता है। और इसको हम, इसकी एप्लीकेशन भी है डेली लाइफ में। जैसे विंटर सीज़न में जब काफ़ी स्नोफॉल होता है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी होती है। तो उस बर्फ़ पे हम स्प्रे करवाते हैं फिर सॉल्ट का। तो सॉल्ट के स्प्रे से क्या होता है, जब नमक फेंकेंगे उस सड़क पे, रोड पे, तो जो नमक है वो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। इट मीन्स अब वो आइस 0 पे नहीं होगी, -15 पे आइस बनेगी। तो टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे तो 0 से 5 डिग्री तक होता है उस टाइम जहाँ पे आइस पड़ी होती है। तो उसमें वो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसने आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया है। तो जो रूम टेम्परेचर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा, इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है, वो तो 0 से 5 रहेगा, उसको चेंज नहीं किया। उसने चेंज करेगा किसको, आइस के नेचर को। अब आइस जो है वो, जो स्नो है, वो 0 से 5 डिग्री तक आइस में नहीं रहेगी, वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन है, ये ऐसे करते हैं जब भी रोड क्लियर करना हो। तो अब हमेशा याद रखिए कि जब भी साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, वाटर की बात कर रहा हूँ पहले, तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। और अगर आइस में, आइस अब सॉलिड में ले लिया मैंने आइस को, वाटर को सॉलिड फॉर्म में, तो आइस में अगर हम
नमक डालें तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। मतलब अब आइस जो वो आइस है वो -15 तक का टेम्परेचर देगी। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जब हमें -10, -10, -15 तक टेम्परेचर करना हो तो आइस लो, और आइस में आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। आइस लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए, और थर्मामीटर होता ही है सबके पास, तो उससे टेम्परेचर नोट करना आप, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको डिक्रीज़ को हम बोलेंगे डिप्रेशन। दिस डिक्रीज इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। The decrease in freezing point, that is delta TF। डेल्टा TF, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा T भी लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, डेल्टा TF, F स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, इज इक्वल टू T0F माइनस TF। वहाँ पे उल्टा था बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट का कम होता है। यहाँ पे उल्टा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जहाँ पे आएगा T0F माइनस TF। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखें, तब चीज़ें क्लियर होंगी, डायरेक्ट इस वीडियो पे ना आए। और दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैथमेटिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट that is denoted by delta TF, and delta TF is equal to T0F minus TF, where T0F is freezing point of pure solvent and TF is freezing point when non-volatile solute is dissolved. It means TF is the freezing point of solution. In a dilute solution, the depression of freezing point TF is directly proportional to molality of the solution. तो यहाँ पे भी मोलैलिटी के डायरेक्ट रिलेशन आएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मैथमेटिकली TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलैलिटी, एंड यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो इक्वल टू आएगा, दैट इज़ TF इज़ इक्वल टू KF इंटू m, वेयर KF इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज़ नोन एज freezing point depression constant. तो KF is proportionality constant depending upon the nature of solvent. ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, एंड दिस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, जब मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ से अब क्लियर हो रहा होगा। KF is proportionality constant depend upon nature of the solvent, and this is known as freezing point depression constant और molar depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट होंगे kg पर मोल, K केल्विन है, kg पर मोल, तो ये इसके यूनिट हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी है, एंड मोलैलिटी आल्सो, मोलैलिटी किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ मोल्स पे, एंड देयरफॉर इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लाइन आपने लिखनी है, सेंस ये लाइन लिखेंगे आप जब नोट्स बनाने हैं आपने। तो सेंस डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी, and molality depends upon number of solute particle. तो therefore depression in freezing point is a colligative property। ये लाइन लिखने आप। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे मोलर मास यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे हमने पिछला वीडियो में किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास निकाला था, वैसे ही इसका निकलेगा। तो वहाँ और इसमें क्या चेंज है, जहाँ डेल्टा, वहाँ पिछले में था बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB, और यहाँ पे क्या होगा, B की जगह F, डेल्टा TF।
तो ये चेंज था बस, और के बी की जगह क्या आ गया, के एफ। तो ये आपने कर लेना है भाई। ये जिन्होंने नहीं किया है या नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखें, और वहाँ से सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी। बस डिफरेंस ये आएगा कि डेल्टा टी बी था वहाँ पे, तो डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ आएगा, और वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट जो था वो के बी था, तो के बी की जगह यहाँ पे के एफ आएगा। मोलैलिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो हमने वहाँ मोलैलिटी को नंबर ऑफ मोल्स में निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स को फिर मास में लिखा था, एम ए ओवर डब्ल्यू ए, इस ढंग से हमने लिखा हुआ था। तो उस वीडियो पे जाएं, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो पिछले वीडियो पे जाएं और इस ढंग से नोट्स बनाएं। नाउ द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है? अब ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी। अब सॉल्वेंट दो टाइप की कंडीशन में होगा, एक प्योर स्टेट में सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूशन फॉर्म में। क्योंकि सॉल्वेंट जब प्योर होगा तो उसमें सोल्यूट जीरो होता है, और जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल दें तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, वो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिसमें सोल्यूट कम हो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो वो, नहीं सॉरी, जिसमें सोल्यूट कम हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम ऑफ NaCl is added into 100 ml of water। तो 10 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में ऐड किया। अब वाटर की क्वांटिटी मैं फिक्स कर रहा हूँ, मगर यहाँ सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। एक सोल्यूशन ये हो गया 10 ग्राम इन 100 ml, सेकेंड इज़ 20 ग्राम इन 100 ml। तो 100 ml मत, इट मीन्स वाटर को फिक्स किया है। तो व्हेन वी इंक्रीज द सोल्यूट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। तो 10 ग्राम इन 100 ml एंड 20 ग्राम इन 100 ml में कौन सा कंसनट्रेटेड हुआ, 20 ग्राम इन 100 ml, और 10 ग्राम इन 100 ml क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो ये याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसनट्रेटेड क्या है। अब अगर प्योर सॉल्वेंट लिया है और एक में सॉल्यूशन है, तो प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, वो डाइल्यूट फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट वहाँ पे ज़ीरो हो गया है। सोल्यूट इज़ ज़ीरो। जब सोल्यूट कम होता है तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और सोल्यूट ज़्यादा होता है तो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो था सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे देखेंगे हम कंसंट्रेशन, हमने देखनी है सॉल्वेंट की। जो अभी मैंने पढ़ाया वो था कंसंट्रेटेड टर्म रिलेटेड विद सोल्यूट। तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहा हूँ ओस्मोसिस में सॉल्वेंट की। तो अब आपने बताओ कि प्योर सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी या सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, concentration of solvent in pure state, that is pure solvent in which no solute is added, or concentration of the solvent in which solute is added। तो किस में concentration solvent की ज़्यादा होगी? तो इसका आंसर है प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट में क्यों होगी? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में 100% सॉल्वेंट है, तो अभी तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, 100% वही है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन में कुछ सोल्यूट उसमें आ गया है, सॉल्वेंट के साथ कुछ सोल्यूट मिक्स हो गया है, तो उस केस में सॉल्यूशन तो कंसंट्रेटेड होगा वो, मगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की टर्म में बात करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमेशा याद रखना है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ होती है, प्योर सॉल्वेंट में, और लो कंसंट्रेशन किस में होगी, सॉल्यूशन में।
तो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। इसको हम ओस्मोसिस बनेंगे। तो इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेंगे हम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है कि जाली सी होती है जो सॉल्यूट को नहीं पास होने देती, सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देती है। सॉल्यूट को रोक लेती है, वो सॉल्यूट को वो रोक लेती है, सिर्फ सॉल्वेंट ही पास होता है। और किस सॉल्वेंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे। जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जाएगा कम कंसंट्रेशन की साइड। तो यही लिखा हुआ था, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। तो इसकी कुछ एग्जांपल भी ली हुई हैं डेली लाइफ में। देखो, वी हैव ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट रॉ मैंगोज श्रिंक व्हेन केप्ट इन साल्ट वाटर। साल्ट वाटर को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम किसी मैंगो को, आम को ब्राइन सॉल्यूशन में डालें, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जा रहे हैं जिसमें नमक है, तो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है आम। अब क्यों सिकुड़ेगा, रॉ मैंगो क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि मैंगो से जो मॉइस्चर होता है या सॉल्वेंट होता है या वाटर ट्रेसेस होते हैं वो किसको साइड चले जाएंगे, ब्राइन सॉल्यूशंस की साइड। अब क्यों कि ऐसे, क्योंकि मैंगो तो आप देखेंगे वैसे थोड़ा है मैंगो, मगर उसमें प्योर सॉल्वेंट होगा। अब ब्राइन सॉल्यूशन में सोल्यूट ऐड हो गया तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम मैंगो टू सॉल्यूशन, इसी कारण वहाँ मैंगो से निकल रहा है तो वो कंसंट्रेशन के कारण मैंगो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब फ्लावर के केस में उल्ट होता है। देखो, फ्लावर रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम व्हेन केप्ट इन वाटर। तो वाटर, अगर फ्लावर को पानी में रखे तो काफ़ी दिनों तक वो फ्रेश रहेगा। क्यों? क्योंकि तब वाटर से वो किस में जाएगा, वाटर के कहाँ से जाएगा, फ्लावर से नहीं जाएगा, तब वो जाएगा सॉल्वेंट वाटर से फ्लावर की साइड। यानी कि मूवमेंट जो होगी सॉल्वेंट की, दैट इज़ फ्रॉम प्योर वाटर टू फ्लावर। अब इसमें सेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन कहाँ से आई? सेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन इसमें आई जो मैंगोज़ में वो आउटर शेल है। फ्लावर में भी आउटर शेल होगी, टहनी होती है, उसमें भी आउटर शेल होती है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू सॉल्वेंट मूव करता है, उसके थ्रू सॉल्वेंट मूव करता है। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट भी हमने डिस्कस कर ली। अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल आप लें तो जैसे सब्जी वाले हैं, वो क्या करते हैं गर्मियों में ख़ास करके, जो सब्जियां होती हैं उसके ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं। तो पानी क्यों डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देते हैं उसके ऊपर, वो इसलिए करते हैं ताकि सब्जियां फ्रेश रहें। अब फ्रेश कैसे रहती हैं? फ्रेश इसलिए रहती हैं कि जो पानी उनके ऊपर छिड़काव किया होता है वो पानी सब्जियों के अंदर जाता है, वो क्योंकि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सब्जी की साइड जाएगा, मतलब थ्रू सेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन जो उनके आउटर होल्स होते हैं। तो उससे वो पानी जो है वो पानी मेंटेन रहता है उनमें, यानी कि सब्जियां फ्रेश रहेंगी। अगर हम ऐसा ना करें तो इन्वायरमेंट में और सब्जी में देखिए, अगर रिवर्स ऑर्डर करें तो सब्जी में मॉइस्चर होगा कुछ ना कुछ। इन्वायरमेंट ड्राई है, गर्मी में देखो अब मॉइस्चर नहीं होता है, तो उस केस में वाटर कहाँ से जाएगा, फ्रॉम वेजिटेबल टू एटमोसफेयर, यानी कि वेजिटेबल से बाहर को आएगा और एटमोसफेयर में आ जाएगा, मतलब फिर मॉइस्चर चला जाएगा वो एटमोसफेयर में, तो वो सूख जाएंगी सब्जी। तो इसलिए वो क्या हो जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती। तो इसी कारण ये एक एप्लीकेशन है ओस्मोसिस की। तो इस ढंग से बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं, आप बुक से थोड़ा सा देख लेना। तो ये एक मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ओस्मोसिस क्या होती है। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि ओस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और कहाँ से, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन को, जिसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को जाएंगे। तो अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हुआ इन टर्म ऑफ
सोल्यूशन, मगर इन टर्म ऑफ सॉल्वेंट तो हाई कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट से लो कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट में जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे हमने तो 2 ब्लॉक बनाए हैं। एक में हमने लेफ़्ट साइड ये लिया हमने प्योर सॉल्वेंट, और जो राइट साइड है यहाँ पे हम ले लेंगे सोल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या है, सोल्यूशन मीन्स इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूट ऐड किया हुआ है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है डॉटेड लाइन से। तो ये सोल्यूशन है। और जो बीच में लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। तो अब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन सॉल्वेंट जाएगा तो कहाँ से जाना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू होके लेफ़्ट टू राइट जाएगा। जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगी दैट इज़ फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, तो ये देखो ऐसे जाएगा वाटर, तो इस ढंग से जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, क्योंकि सोल्यूशन जो है प्योर सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, और सोल्यूशन में कुछ सोल्यूट होने के कारण कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि सोल्यूट आ गया ना उसमें, तो फिर सोल्यूट के कारण उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड जाएगा मूवमेंट जो होगी। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगाई हुई है जो जाली की तरह काम करती है, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को पास करती है। सोल्यूट अगर हो तो वो जाली के स्मॉल पोर्स में फंस जाएंगे, पास नहीं होंगे। तो दिस इज द ओस्मोसिस। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आप अपने हाथ को कुछ टाइम के लिए पानी में रखें, तो ये जो एरो करके दिखाया हुआ है यहाँ पे जो फिंगर्स के जो पार्ट दिखाए हैं इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ये। तो आप देखेंगे बिल्कुल फूल जाते हैं थोड़े थोड़े ये। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण जब आप वाटर में डालेंगे हाथ अपना, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, जो पानी बकेट में या किसी भी चीज़ में डाला हुआ वाटर है वो थ्रू स्किन से आपकी बॉडी में चला जाएगा, हाथ में चला जाएगा। अब स्किन क्या काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM होगी, स्किन एक्ट एज SPM। अगर उसमें कोई पार्टिकल्स हैं पानी में तो वो नहीं जाएंगे आगे अंदर। सपोज करो उसमें कोई कचरा या मिट्टी है तो वो नहीं अंदर जाएगी, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सोल्यूट को रोक लेती है और सॉल्वेंट ही पास होता है। और सॉल्वेंट कहाँ को पास होता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो पानी से ऐसे जाएगा। और ये आपके हाथ के होंगे, जब आपके हाथ में फिंगर्स में पानी चला गया है तो वहाँ पे क्या होगा, वो पानी अपनी जगह घेरेगा तो वो फूलेंगी, स्वेलिंग होगी फिर। तो ये एक अनदर एग्जांपल है ओस्मोसिस की। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा ओस्मोसिस क्या है। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही कि ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, ओस्मोसिस देख लिया हमने, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution। तो इट मीन्स जो ओस्मोसिस हो रही है उस ओस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाएगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन अगर एक लाइन में बनाएं तो ये बनी, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम और सिंपल करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ओस्मोटिक प्रेशर को, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप ओस्मोसिस। और ये प्रेशर किस साइड लगेगा, सोल्यूशन साइड लगता है एक्स्ट्रा ओस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन साइड। क्यों लगता है, क्योंकि सॉल्वेंट की कहाँ से मूव कर रहा है,
सॉल्वेंट मूव कर रहा है प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड, तो आ किस साइड रहा है, सोल्यूशन की साइड। तो वहाँ पे हम प्रेशर डेवलप कर देंगे कि सोल्यूशन की साइड कोई भी चीज़ ना आए, कोई भी चीज़ ना आए। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जब लगता है वो सोल्यूशन साइड लगता है, ये भी रखेंगे ख्याल। अब नेक्स्ट देखो, इन डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी ली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे हमने मोलैरिटी डिस्कस की थी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम मोलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, मोलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इन डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी सी इज द मोलैरिटी सी ऑफ द सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज मैथमेटिकली इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड जो है अपना पाई लिखना है, इसको पाई, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो व्हाट इज सी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और कंसंट्रेशन सोल्यूशन कौन सी है, मोलैरिटी, किस पे डिपेंड करिए यहाँ पे, मोलैरिटी। तो एक किस्म का सी मोलैरिटी ही काउंट होगा। व्हाट इज आर, आर इज गैस कांस्टेंट। व्हाट इज टी, टी इज टेम्परेचर, एंड लेफ्ट साइड जो लिखेंगे आप पाई लिखेंगे आप इसको। तो व्हाट इज पाई, पाई इज ओस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो ओस्मोसिस को स्टॉप करे उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मोलरिटी, सी के यहाँ पे मोलरिटी, तो मोलरिटी किसकी, अभी रुक जा 2 मिनट, अभी आना मत, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई किसके बराबर है, सी आर टी। तो यहाँ पे हम पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो ये कैसे प्रूफ हुआ, ये भी आपने लाइन लिखनी है इससे पहले, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास से पहले ये लिखना, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी डिपेंड अपॉन number of moles of solute, therefore osmotic pressure also depend upon number of solute particle and hence it is a colligative property। ये लाइन आपने लिखनी है। तो यहाँ पे जब प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में आपने ये लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास से पहले लिखना है, ये क्या लिखेंगे आप, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन molarity and molarity depend upon number of moles of solute, hence osmotic pressure also depends upon number of solute particle, therefore it is a colligative property। वही colligative property कौन सी प्रॉपर्टी होती है, the property which depend upon number of solute particles। तो ये आपने सब जगह ऐसे करना है तभी प्रूफ हुआ ये, तो ये लाइन लिखनी है आपने। अब हम नेक्स्ट करें हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंस वी नो दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सी इज इक्वल टू एन बी ओवर वी, एन बी किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम बी ओवर एम बी, नंबर ऑफ मोल जो हमने हर बार कैलकुलेट किए हैं अब तो आपको याद हो गया होगा ये। तो लेट एम बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, एंड एम बी जो कैपिटल एम बी है मोलर मास ऑफ, किसका होगा मोलर मास, सोल्यूट का ही मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वी क्या है, वॉल्यूम, किसका होगा वो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम। देन एन बी इज इक्वल टू एम बी ओवर एम बी, और एम बी सी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सी इज इक्वल टू एन बी ओवर बी। तो एन बी किसके बराबर है, एम बी ओवर एम बी, एक ऊपर स्मॉल एम लेना और नीचे वाला कैपिटल एम। सी इज इक्वल टू एम बी
ओवर एम बी इंटू वी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो 2 को 1 में पुट करेंगे। अब हम पुट 2 इन 1, यानी कि सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो क्या बनेगा वे। तो यहाँ से देखिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट पाई इज इक्वल टू, सी की वैल्यू पुट करो, एम वी ओवर एम बी इंटू वी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी, क्योंकि आर टी तो वैसे रहेगा, हमने सी की वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो एम वी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एम वी इंटू आर इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने एम बी को ऊपर लेके, पाई इंटू वी। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक डेरिवेशन आ गई, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वी हैव डिस्कस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वी हैव डिस्कस 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 elevation in boiling point, number 3 depression in freezing point, and number 4 osmotic pressure। ये चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और इसके हमने प्रूफ भी किया कि ये वाकई में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। और प्रूफ में हमने लिखा कि ये कैसे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि हर जो चीज़ थी दैट विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म में अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में वो मोलैलिटी पे डिपेंड की, तो मोलैलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ये मोलैरिटी पे डिपेंड की, वो भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो ये उस ढंग से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और जो वेपर प्रेशर था दैट विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, देयरफॉर दैट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड केस में जो हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मोलैलिटी। सिमिलरली depression in freezing point that will also depend upon molality, and hence molality depend upon number of solute particle. Therefore elevation in boiling point and depression in freezing point is a colligative property। और फोर्थ था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैरिटी, and molarity depend upon number of solute particle, therefore it is also a colligative property। So these are 4 colligative property that we have discussed। Out of these 4 colligative property, one question has been asked in every year। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ से। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो ये काम जो सॉल्यूशन है ये आपने कर लेना है ठीक ढंग से। अभी जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर हम क्वेश्चन और भी, आज अब यूनिट मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया ये सॉल्यूशन यूनिट, फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई टर्म रह गई है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।